हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशु राज गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। शुरुआत से पढ़ेंगे। आज ही ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि बायोलॉजी में पढ़ना है आप लोगों को और क्लास 12th में पढ़ना है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उससे पहले एक टर्म आता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन को हम पढ़ किस चीज में रहे हैं? बायोलॉजी में। तो जाहिर सी बात है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism give rise to young one, which is similar to itself। यही होल डिफिनेशन है रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या कह रहा है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एक यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है जो कि हूबहू उसी के जैसा होगा। जो कि हूबहू उसी के जैसा होगा। उसी के जैसा कहने का मतलब ये नहीं कि टोटल जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली जो है उसी के जैसा हो। जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस डिफिनेशन का कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन जो है वो बर्थ देगा ह्यूमन को ही। ह्यूमन जो है वो बर्थ देगा ह्यूमन को ही। मंकी जो है वो बर्थ देगा मंकी को ही। रिप्रोडक्शन का ये डिफिनेशन का जो मीनिंग है वो यही है। जो ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, एक यंग वन को रिप्रोड्यूस किया जो कि उसी के जैसा है। उसी के जैसा है। उसी के जैसा मैं कहने का मतलब जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे असेक्सुअल में फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स होता है, तो हम देखेंगे क्लोन्स क्या है, तो उसमें जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। तो कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है। और रिप्रोडक्शन का पॉइंट हम देख लेते हैं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ लिविंग। क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड में। तो उसी में आपने पढ़ा होगा कुछ थोड़ा सा पॉइंट रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि दिया हुआ था कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में। तो यहां पे भी हम इसको ऐड कर दिए कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग है। इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ अ स्पेसीज। इस पॉइंट का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। इट इज इसेंशियल। रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। किस लिए? तो फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइवल और मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो रिप्रोडक्शन इसेंशियल है। अगर ये नहीं होगा
तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? अगर अभी से अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो अभी सर्वाइवल है, लेकिन जब हम लोग भी एजेड हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे तो उसके बाद सर्वाइवल पॉसिबल है? नहीं है, उस समय पॉसिबल फिर पॉसिबल नहीं है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इसेंशियल है सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए। ये क्लियर है पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट कैरेक्टर टू प्रोजेनी। प्रोजेनी कहने का क्या मतलब है? न्यू इंडिविजुअल या फिर ऑफ स्प्रिंग भी इसको बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसमिट करता है कैरेक्टर को, कैरेक्टर को क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। किसमें ट्रांसमिट, किसमें कर रहा है? प्रोजेनी में कर रहा है। ट्रांसमिट किसमें कर रहा है? प्रोजेनी में कर रहा है। जैसे ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये बर्थ दिया तो कुछ अपना टोटल कैरेक्टर, ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो प्रोजेनी में ही डाल दे, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर जो है इसमें डाल दिया, कुछ कैरेक्टर इसमें डाल दिया, या फिर कोई एक ही ले लेते हैं। तो इसमें से जो ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये जो है कुछ कैरेक्टर इसमें डाल दिया, तो वो डालता है रिप्रोडक्शन के थ्रू ही। वो कैरेक्टर को कैसे डाल रहा है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये था ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है। सो आइए अब हम देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब अब देखेंगे बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें आ जाएगा सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद फिर होता है डिवीजन ऑफ सेल, फिर प्रोटोप्लाज्म ग्रो होगा, ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद बनता है रिप्रोडक्टिव यूनिट, फिर उसके बाद जो है फाइनली न्यू इंडिविजुअल। यही है बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले होगा डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे, प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन होगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में गैमीट्स बनेगा, उसके बाद फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, फिर जायगोट, एम्ब्रियो, ब्लास्ट्यूला स्टेज, ये सब आएगा। आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फुल डिटेल में पढ़ना है। तो वहां से फिर फाइनली गेस्टेशन पीरियड के बाद न्यू इंडिविजुअल आता है। यही है बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन।
यही है बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। नोट कर लीजिए। अब देखेंगे एक टर्म है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, क्या है वो? लाइफ स्पैन। क्या है? लाइफ स्पैन है। तो ये लाइफ स्पैन होता क्या है? लाइफ स्पैन जो है वो क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल। इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। कोई एक व्यक्ति है, बर्थ लिया, फिर जो भी रिप्रोडक्टिव एज आता है वो पार किया, सेनेसेंट एज आता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये लास्ट स्टेज पे आ गया, जब यहां पे बॉडी ऑर्गन काम करना छोड़ दिया, मेटाबॉलिज्म रुक गया, किसी भी प्रकार से नेचुरल डेथ हो जाए, तभी हम इसको बोलेंगे कि इसका लाइफ स्पैन इतना था। लाइफ स्पैन सपोज करिए ये 0 से लेकर के 20 साल तक मैं यहां तक पहुंचा, तो इसका जो लाइफ स्पैन हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे लाइफ स्पैन। लेकिन ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ठीक है, ये भी ग्रो किया, लेकिन बीच में इसको एक्सीडेंट हो गया। तो सपोज करिए कि ये था यहां 0 से लेकर के 10 साल तक ये ग्रो किया, उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या ये 10 साल इसका लाइफ स्पैन है? नहीं। यहां पे डिफिनेशन में नेचुरल डेथ के बारे में बतला रहा है। अब एक्सीडेंट जो है वो एक आर्टिफिशियल डेथ है, नेचुरल डेथ नहीं है। तो ये जो है 10 साल जो है ये लाइफ स्पैन इसका नहीं हुआ, इसका लाइफ स्पैन नहीं हुआ। तो नेचुरल डेथ यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से डिफिनेशन बोल देता हूं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक, नेचुरल मृत्यु तक जो भी इसका एज आएगा, जो भी उसका एज आएगा, उसको हम बोलेंगे लाइफ स्पैन। उसको क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक है पीपल ट्री। पीपल ट्री, पीपल ट्री का लाइफ स्पैन होता है करीब 2000 से 2500 साल तक, इतना ज्यादा लाइफ स्पैन इसका होता है। बनियन ट्री का देखें तो इसका जो है 200 से 400 साल तक ये जीवित रहता है। ह्यूमन का देखें तो 100 to 120 ईयर तक देखा गया है। टोटवाइज का लाइफ स्पैन है 150 साल। लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल ऑन लैंड। सबसे ज्यादा जो है पृथ्वी पे एनिमल में, प्लांट में तो यहां पर 2000 से 2500 साल तक देखा गया, लेकिन एनिमल की बात की जा रही है तो एनिमल में सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन इसी का होता है, टर्टवाइज का ही होता है। सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन इसी का होता है। फिर एक आता है पैरोट। पैरोट का लाइफ स्पैन 140 ईयर तक रहता है। क्रो, क्रो होता है 25 ईयर। कौ भी होता है 25 ईयर। एलिफेंट, एलिफेंट होता है 70 ईयर। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल 60 ईयर। हॉर्स 50 ईयर। बनाना ट्री 25 ईयर।
ये सब लाइफ स्पैन है। और क्या, रोज 5 से 7 साल तक, वीट 5 मंथ तक, राइस 4 मंथ तक। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, वीट 1 2 3 4 5 यानी 5 मंथ, राइस 4 यानी 4 मंथ। आप लोग ये तो देखे ही होंगे, हर जगह लगा हुआ रहता है खेतों में वीट और राइस, जब इसका सीजन होता है तब। मे फ्लाई, मे फ्लाई को कहते हैं वन डे, सिर्फ एक ही दिन ये जीवित रहता है और मरता है, रिप्रोडक्शन करता है, सब जो है वो एक ही दिन में करेगा। सब ये क्या करता है, एक ही दिन में करता है। तो इसको वन डे इंसेक्ट भी बोलते हैं, वन डे इंसेक्ट इसको बोलते हैं। मे फ्लाई को क्या बोलते हैं, वन डे इंसेक्ट बोलते हैं। और लाइफ स्पैन अभी हम देखेंगे। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक्स तक। फ्रूट फ्लाई 1 मंथ। एक फ्रूट आया मंथ में, एक बटरफ्लाई आया 1 से 2 वीक में, एक मे फ्लाई आया 1 डे में। कौ हो गया, क्रो भी हो गया। बाकी एनसीईआरटी बुक में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी दिया हुआ है लाइफ स्पैन के बारे में कि कौन जो है वो कितने साल तक जीवित रहता है। ठीक है, लाइफ स्पैन जो है वो नॉट कोरिलेटेड विथ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। लाइफ स्पैन जो है नॉट कोरिलेटेड टू साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है, देखो पैरोट का साइज और क्रो का साइज सिमिलर है, करीब दोनों सिमिलर है। हल्का सा डिफरेंस हो सकता है तो सिमिलर है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन 140, इसका 25। लाइफ स्पैन तो सिमिलर नहीं है। लाइफ स्पैन देखो कितना का फर्क है। अगर हल्का सा छोटा बड़ा है तो यहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं दिख रहा है। ऐसा आपको यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइफ स्पैन जो है वो साइज से कोरिलेटेड नहीं होता है, वो साइज पर डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पैन जो है साइज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। एलिफेंट जो है 70 साल जीवित है, इससे छोटा जो है टोटोवाइज है जो कि 150 साल तक जीवित रहता है। तो यहाँ पे साइज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर साइज पे डिपेंड करता तो एलिफेंट जो है इसके हिसाब से टोटोवाइज से ज्यादा ये इसका लाइफ स्पैन होता, टोटोवाइज से ज्यादा लाइफ स्पैन एलिफेंट का होता। लेकिन यहाँ पे टोटोवाइज का लाइफ स्पैन ज्यादा है और एलिफेंट का लाइफ स्पैन बहुत ही कम है। तो ये डिपेंड, लाइफ स्पैन जो है ये साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब आगे देखते हैं टाइप्स के बारे में। उससे पहले अकरेंस देख लेते हैं, अकरेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। occurrence of reproduction। यहां पे occurrence, रिप्रोडक्शन जो है वो कहां कहां आकर करेगा। सिंगल सेल
organism simple body structure of plant and animal, higher plants multicellular plant and animal, हायर एनिमल्स में भी। यहां पे रिप्रोडक्शन की ही बात की जा रही है, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं की जा रही है, तो सेपरेट इसमें नहीं होगा। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब आता है। तो ये है अक्रेंस, ये है अक्रेंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का टाइप्स ये सब देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।